अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी सेकंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक। ओके, तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने लिस्ट अप किए हैं, आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है। और चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कौन से हैं। सो इस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स को वेल करने के लिए आप अंडरस्टैंड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू नंबर 1, क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 750 केल्विन। जो क्यूरी टेम्परेचर है आयरन के लिए वो होता है 750 केल्विन के, जो होता है टेम्परेचर का यूनिट होता है। ओके, इसको केल्विन कहते हैं और के से डिनोट किया जाता है। सो क्यूरी टेम्परेचर फॉर आयरन इज 750 केल्विन। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मटेरियल इज ब्रिटल, हाई कार्बन स्टील। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज के ऑप्शंस नहीं लिखे, डायरेक्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर्स वो मैंने राइट किए हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके, तो ये एमसीक्यूज ही हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मटेरियल इज ब्रिटल, जो नीचे दिए गए मटेरियल्स है कौन सा जो मटेरियल है वो ब्रिटल है, जो आंसर है हाई कार्बन स्टील। ओके, MCQ number 3, substances which undergo plastic deformation until they break are known as ductile substances। ऐसे substances जो अपने टूटने से पहले एक प्लास्टिक में भी डिफॉर्म हो जाते हैं, मीन्स के वो प्लास्टिक बन जाते हैं, तो उनको कहा जाता है डक्टाइल सब्सटेंसेस। ओके, सो स्टूडेंट ये जो है ब्रिटल सब्सटेंसेस और डक्टाइल सब्सटेंसेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हासिल भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है ब्रिटल सब्सटेंसेस और डक्टाइल सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है। ओके, सो डक्टाइल सब्सटेंसेस वही होते हैं जो कि अपने टूटने से पहले प्लास्टिक में भी डिफॉर्म हो जाते हैं। सो नेक्स्ट है MCQ number 4, substances which break just after the elastic limit is reached are called brittle substances। ऐसे substances जैसे ही वो अपनी इलास्टिक लिमिट पर पहुंचते हैं तो वो फौरन वो टूट जाते हैं। ब्रेक का मतलब होता है टूट जाना। ओके, सो वो होते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। MCQ नंबर 5, गुड कंडक्टर हैव कंडक्टिविटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power 7 ओहम मीटर होल इनवर्स। तो जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटीज कितनी होती है, 10 to power 7। पॉजिटिव 7 है स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव 7 नहीं है, दिस इज पॉजिटिव 7 10 to power 7 ओहम मीटर इनवर्स। तो ये कंडक्टिविटी का यूनिट है। ओके, सो MCQ number 6, at 0 Kelvin piece of germanium और सिलिकॉन is a perfect insulator। 0 डिग्री केल्विन पर जो पीस होता है जर्मेनियम का और सिलिकॉन, जीई जर्मेनियम को यहाँ पर डिनोट करा है और ऐसा इसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या होता है, परफेक्ट इंसुलेटर्स होते हैं। ओके, नाउ MCQ नंबर 7, द पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन इज, जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन के लिए वो कितना है, 0.7 वोल्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन के लिए वो होता है 0.7 वोल्ट। ओके, सो नेक्स्ट है MCQ नंबर 8, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर मर्करी इज 4.2 के। जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है मर्करी का वो 4.2 के होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर को हम TC से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है लेड का वो होता है 7.2 के, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एल्यूमिनियम का, द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.18 के। तो स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, इनमें से कोई एक एमसीक्यू जरूर पूछ लिया जाता है कि आपने क्रिटिकल टेम्परेचर बताना है या तो मर्करी का, लेड का या फिर एल्यूमिनियम का, आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, सो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का लफ्ज ना यूज किया जाए, सिर्फ टीसी का लफ्ज यूज कर लिया जाए, तो इसका मतलब भी क्रिटिकल टेम्परेचर ही है, क्योंकि हम क्रिटिकल टेम्परेचर को टीसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है लेड का वो होता है 7.2 के, और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एल्यूमिनियम का वो होता है 1.18 के। ओके, MCQ नंबर 11, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज स्टील। अगर तो हम परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं तो मोस्ट सुटेबल मेटल जो है वो होता है स्टील। ना MCQ नंबर 12, इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस डोमेन्स कंटेन्स एटम्स नियरली इक्वल टू 10 to power 12 to 10 to power 16। ओके, MCQ नंबर 13, अ वेसेंट और पार्शियली फील्ड बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो स्टूडेंट्स एक वेसेंट या फिर पार्शियली फील्ड बैंड को कंडक्शन बैंड कहा जाता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स MCQ number 14, if the conducटिविटी of the material is high then it is a good conductor। अगर एक मटेरियल है और उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, मीन्स कि वो बहुत ज्यादा उसकी जो कंडक्टिविटी है तो वो क्या होगा मटेरियल उसकी, वो बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होगा। मीन्स के गुड कंडक्टर से मुराद ये है उसमें रवानी के साथ जो करंट फ्लो कर सकेगा। ओके, now MCQ number 15, the substances which have partially filled conduction bands are called semiconductors। ऐसे substances जिनके अंदर जो conduction bands होते हैं वो partially filled होते हैं। partially filled का मतलब होता है जुज़वी तौर पर, मीन्स के कहीं कहीं जो होते हैं वो फील होते हैं। तो substances which have partially filled conduction band, जिनके conduction band partially filled होते हैं,
तो वो कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, वो होते हैं सेमीकंडक्टर सब्सटेंसेस। नाउ एमसीक्यू नंबर 16, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कंप्रेसिबिलिटी। जो रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस का वो होता है कंप्रेसिबिलिटी। नाउ स्टूडेंट्स एमसीक्यू नंबर 17, द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज नो यूनिट। एसआई यूनिट कोई ऐसा यूनिट नहीं है स्ट्रेन का। तो एमसीक्यू नंबर 18, अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज जर्मेनियम। एक बहुत ही अच्छी मिसाल जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वो है जर्मेनियम। ओके, so MCQ number 19, the stress that produces change in shape is known as shear stress। ऐसा स्ट्रेस जो हम किसी चीज पे अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो स्ट्रेस को कहते हैं shear stress। ओके, so MCQ number 20, glass and high carbon steel are the example of brittle substances। जो ग्लास और हाई कार्बन स्टील है ये एग्जांपल्स हैं brittle substances की। ओके, so now students ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs चैप्टर नंबर 17 के। so let's move to chapter number 18। okay, now students सेकेंड ईयर फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ चैप्टर नंबर 18 के। चैप्टर नंबर 18 का नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, सो इसके भी मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड करना है और याद करना है। so MCQ नंबर 1, द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज 0.3 वोल्ट। ओके, जो पोटेंशियल बैरियर है जर्मेनियम के लिए रूम टेम्परेचर पर है वो है 0.3 वोल्ट। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा कि जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू थी वो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट थी और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों एमसीक्यूज है, इनमें से कोई भी आ सकता है। एमसीक्यू नंबर 2, द रिवर्स करंट इन अ पीएन जंक्शन इज बिटवीन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। जो रिवर्स करंट होता है पीएन जंक्शन में वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के दरमियान होता है। बिटवीन का मतलब होता है दरमियान। ओके, सो नाउ एमसीक्यू नंबर 3, द पोटेंशियल बैरियर फॉर सिलिकॉन एट रूम टेम्परेचर इज 0.7 वोल्ट। अगेन ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, अगेन दोबारा रिपीट हुआ है कि जो पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन का रूम टेम्परेचर पे वो होता है 0.7 वोल्ट। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 4, ऐसा यूनिट ऑफ करंट गेन, नो यूनिट करंट गेन का कोई यूनिट नहीं होता। नाउ एमसीक्यू नंबर 5, इन पी टाइप सब्सटेंसेस द माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। पी टाइप सब्सटेंसेस में जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें पी टाइप सब्सटेंसेस में। ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 6, potential difference across depletion region in case of silicon diode at room temperature is 0 volts। इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना डिप्लेशन रीजन के अक्रॉस सिलिकॉन डायोड के केस में रूम टेम्परेचर पर वो 0 वोल्ट्स होता है। ओके, मींस के नहीं होता 0 वोल्ट्स। एमसीक्यू नंबर 7, द साइज ऑफ द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर इज 10 to power -6 मीटर। जो साइज होता है बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर का वो होता है 10 to power -6 मीटर। ओके, एमसीक्यू नंबर 8, द डिवाइस यूज फॉर द रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफिकेशन के लिए डिवाइस यूज की जाती है वो है रेक्टिफायर। ओके, सो नाउ एमसीक्यू नंबर 9, पल्सेटिंग डीसी कैन बी मेड स्मूथ बाय यूजिंग अ सर्किट नॉन एज फिल्टर। जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसको हम स्मूथ बना देते हैं किस सर्किट को यूज करके, फिल्टर को यूज करके। ओके, एमसीक्यू नंबर 10, आर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज अ ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो डायोड कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो एक ग्राफ होता है किसके दरमियान, वोल्टेज और करंट के दरमियान। ओके, MCQ नंबर 11, सेंसर ऑफ लाइट इज लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। जो सेंसर होता है लाइट का वो होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ओके, सो नाउ MCQ नंबर 12, रेजिस्टर्स आर मेड फ्रॉम डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। रेजिस्टर्स किससे बने होते हैं, रेजिस्टर्स बने होते हैं डॉप्ड सेमीकंडक्टर से। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको एमसीक्यूज बता रही हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इनमें से कोई भी एक एमसीक्यू ऐसे नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 30, the thickness of the base of the transistor is of the order of 10 to power -6 मीटर। एमसीक्यू को दो तरीकों से पूछ लिया जाता है। अब हमसे इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है कि जो थिकनेस है बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to power -6 मीटर। ओके, तो इससे ऊपर जब ये आया था तो साइज पूछ लिया था। अब पहले साइज पूछा फिर बाद में थिकनेस पूछी। मींस के दोनों में से दोनों तरीकों से ये सवाल पूछा जाता है कि जो बेस है ट्रांजिस्टर की बेस का साइज क्या है, 10 to power -6 मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट तरीके में पूछा गया है जो ट्रांजिस्टर की बेस है उसकी थिकनेस कितनी है, तो वो भी 10 to power -6 मीटर ही है। इसका मतलब साइज और थिकनेस सेम है। ओके, एमसीक्यू नंबर 14, द सेंट्रल रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। जो ट्रांजिस्टर का सेंट्रल रीजन होता है उसको कहा जाता है बेस। एमसीक्यू नंबर 15, फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 is equal to 10 k ohm and R2 is equal to 100 k ohm, so आंसर है -10। Now MCQ नंबर 16, the input resistance of an operational amplifier is high। जो input resistance होती है ऑपरेशनल एम्पलीफायर की वो हाई होती है, मींस की बहुत ज्यादा होती है। ओके, MCQ नंबर 17, for non-inverting amplifier if R is equal to infinite and R2 is equal to 0 ohm, the gain of non-inverting amplifier is +1।
ओके ओके। एमसीक्यू नंबर 18, द करंट गेन बीटा ऑन द रजिस्टर इज आईसी ओवर आईबी। ये फॉर्मूला है करंट गेन का, आईसी ओवर IB. Now MCQ number 19, automatic functioning of street light can be done by the use of comparator. जो automatic functioning होती है street light की वो किसके जरिए होती है? comparator के जरिए। इसका मतलब ये है कि जो streets के अंदर lights लगी होती हैं, जैसे ही दिन होता है तो वो खुद ही बंद हो जाती हैं, और जब रात होता है तो खुद ही ओपन हो जाती है, मीन्स के ऑन हो जाती हैं। तो किस वजह से होती है? comparator की वजह से होती हैं। ओके, सो फोटोडायोड इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ लाइट। फोटोडायोड जो है वो किसकी डिटेक्शन के लिए यूज होता है? लाइट की डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ओके, MCQ number 21, which component of the transistor has greater concentration of impurity? ट्रांजिस्टर का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन है इम्प्योरिटी की? सो वो है इमिटर। नाउ ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 18 के। लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 19। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक पहुंच सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड ईयर फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 19 के, और चैप्टर नंबर 19 का नेम है डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यू नंबर 1, एट लो टेम्परेचर अ बॉडी यूजुअली एमिट्स रेडिएशन ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। नंबर 2, प्लेटिनियम वायर बिकम्स येलो एट टेम्परेचर ऑफ 1300 डिग्री सेल्सियस। जो प्लेटिनियम वायर होती है उसको जब हीट किया जाता है 1300 डिग्री सेल्सियस पर, तब जो उसका जो कलर होता है वो येलो होता है। ओके, MCQ number 18, an atom can reside in excited state for 10 to power minus 8 second। एक जो एटम होता है वो अपनी excited state तक रह सकता है कितनी देर? 10 to power minus 8 second तक। ओके, so MCQ number 4, the value of Stephen's constant is 5.67 cross 10 to power minus 8 Wm inverse square K inverse 4। so now students, ये भी most important है कि जो Stephen's constant की वैल्यू है वो कितनी है। MCQ number 5, when platinum wire is heated, it appears cherry red at temperature 900 degree Celsius। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ से पहले हमने देखा था कि वो येलो किस टेम्परेचर पर जो है प्लेटिनियम वायर को हीट किया जाए, किस टेम्परेचर पर, तो येलो कलर अपेयर होगा, तो वो था 1300 डिग्री सेल्सियस। अब है चेरी रेड कब अपेयर होगा? जब उसी प्लेटिनियम वायर को हीट किया जाएगा। अगर हम प्लेटिनियम वायर को 900 डिग्री सेल्सियस पर हीट करें, तब जो टेम्परेचर उसको अप्लाई करें, तब जो है वो अपेयर करेगा चेरी रेड कलर उस पे। ओके, so MCQ number 6, the platinum wire becomes white at a temperature of 1600 degree Celsius। अगर जो प्लेटिनियम वायर है उसको हम हीट करें 1600 डिग्री सेल्सियस पर, अब वो कौन सा कलर अपेयर करेगा? व्हाइट कलर। ओके, MCQ number 7, when platinum wire is heated it becomes orange at 1100 डिग्री सेल्सियस। जब एक प्लेटिनियम वायर को हीट किया जाता है तो वो ऑरेंज कलर के किस टेम्परेचर पे अपेयर करता है? जब प्लेटिनियम वायर को 1100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है, तब वो जो है प्लेटिनियम वायर जो है ऑरेंज कलर जो है अपेयर करती है। ओके, सो नाउ MCQ नंबर 8, इन स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स लॉ E is equal to sigma T की पावर 4, देन सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। तब इस सिग्मा को कहा जाता है स्टीफेंस कांस्टेंट। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ है। MCQ नंबर 9, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय HF। जो एनर्जी होती है फोटोन की वो क्या होती है? HF। So MCQ number 10, the Compton shift in wavelength will be maximum when angle of scattering is 180 degree। तो स्टूडेंट, जो वेवलेंथ में Compton shift होती है वो मैक्सिमम कब होती है? जब जो एंगल होता है स्कैटरिंग का वो 180 डिग्री होता है। ओके, now MCQ number 11, the factor H over m naught c in Compton equation has the same dimension of length। So MCQ number 12, Compton shift is equal to Compton wavelength when the scattered X-rays photons are observed at an angle of 90 degree। जो Compton shift होती है अगर वो इक्वल हो जाए Compton wavelength के, जब जो scattered X-rays photons है वो ऑब्जर्व किए जाएं किस एंगल पर? 90 डिग्री पर। ओके, MCQ number 13, the maximum energy needed for a photon to create an electron positron pair is 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो मैक्सिमम एनर्जी है किसके लिए कि अगर एक फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को क्रिएट करे, सो हमें जरूरत होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की। ओके, MCQ number 14, at higher energies more than 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द डोमिनेंट प्रोसेस इज पेयर प्रोडक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक हायर एनर्जीज है, जो हायर एनर्जी मीन्स के 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी हायर एनर्जी होगी, तो कौन सा प्रोसेस डोमिनेट करेगा? पेयर प्रोडक्शन। MCQ number 15, 1 kg mass will be equivalent to energy 9 cross 10 to power 16 joule। 1 kg mass कितनी एनर्जी के इक्वल होता है? 9 cross 10 की पावर 16 joule के। मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ नंबर 16, वेव नेचर ऑफ लाइट अपेयर्स इन इंटरफेरेंस। जो वेव नेचर होती है लाइट की वो कब अपेयर होती है? इंटरफेरेंस के प्रोसेस में। ओके,
एमसीक्यू नंबर 17, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ना एमसीक्यू नंबर 18, कॉम्पटेंस इफेक्ट ऑब्जर्व विद एक्सेस। जो कॉम्पटेंट इफेक्ट होता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है एक्सेस के जरिए। एमसीक्यू नंबर 19, द पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। पेयर प्रोडक्शन को क्या कहा जा सकता है? पेयर प्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। एमसीक्यू नंबर 20, अकॉर्डिंग टू स्टीफन्स लॉ अबाउट black body radiation is E directly proportional to T की power 4. Okay, now ये थे most important MCQs chapter number 19 के. Let's move to chapter number 20. Now students, ये है second last chapter हमारी बुक का. chapter number 20 atomic spectra name है. Okay, second year physics के most important MCQs इसके भी हम discuss करेंगे chapter number 20 के atomic spectra के. Okay, so MCQ number 1, the energy of electron in the fourth orbit of hydrogen atom is minus 0.85 volt. जो energy होती है इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट में, हाइड्रोजन एटम के फोर्थ ऑर्बिट में वो होती है माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एमसीक्यू नंबर 2, इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इट इमिट्स फोटोन ऑफ 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करते हैं हाइड्रोजन एटम में, तब वो इमिट करते हैं फोटोन कितनी एनर्जी के? 10.20 मींस के 10.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. नाउ एमसीक्यू नंबर 3, इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एन एटम कैन नॉट इमिट गामा रेज. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कोई एटम गामा रेज को इमिट नहीं कर सकता. इमिट का मतलब होता है निकालना. ओके, एमसीक्यू नंबर 4, हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन नियॉन 15%. मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, जो हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब होती है उसमें नियॉन कितने परसेंट होती है? वो होती है 15%. ओके, so MCQ number 5, the inverse phenomena to X-ray emission is photoelectric effect. जो inverse phenomena है X-ray emissions का वो होता है photoelectric effect. Now MCQ number 6, in helium neon laser the discharge tube is filled with 85% helium and 15% neon. Most important MCQ, इसका फुल पार्ट ये है कि जो हीलियम नियॉन लेजर होता है, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, वो फिल कैसे होती है? 85% उसमें हीलियम होती है. He से मुराद हीलियम होता है. ओके, 35% हीलियम होती है इस हीलियम नियॉन लेजर डिस्चार्ज ट्यूब में और 15% नियॉन. ओके, सो एमसीक्यू नंबर 7, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट मेटास्टेबल स्टेट इज 10 to power minus 3 सेकेंड. टाइम लाइफ टाइम होती है एक्साइटेड स्टेट की, जिसको हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं, वो होती है 10 to power minus 3 सेकेंड. ओके, so MCQ number 8, an electron in hydrogen atom is excited from ground state to n is equal to 4. How many spectral lines are possible in this case? Answer है 6. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो है हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक्साइट करते हैं अपनी ग्राउंड स्टेट से 4 स्टेट तक, तब जो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इमिट करेगा? कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस है पॉसिबल इस केस में? सो आंसर है 6. ओके, सो एमसीक्यू नंबर 9, द मेटास्टेबल स्टेट इज 10 to power minus 3 times larger than normal excited state. जो मेटास्टेबल स्टेट होती है वो 10 to power minus 3 times large होती है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से. ओके, एमसीक्यू नंबर 10, द नेम इलेक्ट्रॉन वाज सजेस्टेड बाय स्टोनी. जो नेम है इलेक्ट्रॉन का उसको सजेस्ट किया था स्टोनी ने. ओके, स्टोनी जो है साइंटिस्ट का नेम है. ओके, एमसीक्यू नंबर 11, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब्स एनर्जी इट जंप्स टू हायर एनर्जी स्टेट. बेसिक एमसीक्यू है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो वो क्या करता है? कहाँ मूव करता है? हायर एनर्जी स्टेट पर. ओके, एमसीक्यू नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग. आंसर है गामा रेज. तो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि कौन सी रेडिएशन बहुत ज्यादा पेनिट्रेट करती हैं? which one of the following radiation is extremely penetrating. तो आंसर है गामा रेज. ओके, एमसीक्यू नंबर 13, द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल. सर जो पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जिसकी हमें इसीलिए जरूरत है कि हम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं, तो वो कौन सा पोटेंशियल होता है? वो होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल. एमसीक्यू नंबर 14, एक्स रेज फोटॉन्स मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट. जो एक्स रेज फोटॉन्स होते हैं वो लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं. ओके, नाउ एमसीक्यू नंबर 15, द चार्ज ऑन एन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2e. जो चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल पर वो इक्वल होता है 2e के. एमसीक्यू नंबर 16, द फॉलोइंग गैस वाज आइडेंटिफाइड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इसका मतलब ये है स्पेक्ट्रोस्कोपी से कौन सी गैस हमने सन में आइडेंटिफाई की थी? सन मतलब सूरज. जो सन के अंदर कौन सी गैस है स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हमने आइडेंटिफाई की थी? तो सन के अंदर है हीलियम गैस. ओके, एमसीक्यू नंबर 17, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर मल्टी डायरेक्शनल. कि जो लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कि लेजर की खसूसियत नहीं है, सो वो है मल्टी डायरेक्शनल. इसका मतलब यह है लेजर जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. तो स्टूडेंट्स यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है एक ही डायरेक्शन.
ठीक है। और मल्टी डायरेक्शन का मतलब होता है ये बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव करना। तो लेजर की मल्टी डायरेक्शन, लेजर कभी भी मल्टी डायरेक्शन नहीं होती। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 18, रेडिएशन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टीवी पिक्चर ट्यूब इज एक्स रेज। जो टीवी आपका चल रहा होता है टेलीविजन, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूब से जो रेडिएशन निकलती हैं वो होती हैं एक्स रेज। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 19, एक्स रेज आर सिमिलर इन नेचर ऑफ गैमा रेज। एक्स रेज की जो नेचर है वो किसकी जैसी होती है, गैमा रेज जैसी होती है। ओके, so MCQ number 20, the diameter of an atom is of the order of 10 to power minus 10 मीटर। जो डायमीटर होता है एटम का, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, जो डायमीटर होता है एटम का वो होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 21 लास्ट चैप्टर है सेकेंड ईयर फिजिक्स की बुक का। ओके, सो नेम है न्यूक्लियर फिजिक्स चैप्टर का। सो एमसीक्यू नंबर 1, 1U is unified mass scale is equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो 1U जिसको कहते हैं यूनिफाइड मास स्केल, वो इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ओके, एमसीक्यू नंबर 2, द मास ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एमसीक्यू नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के सिमिलर होते हैं, बीटा पार्टिकल्स। ओके, gamma rays emitted from radioactive elements have speed 3 क्रॉस 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। जो gamma rays की स्पीड होती है जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट से इमिट होती है, मीन्स के निकलती हैं, तो उनकी स्पीड होती है 3 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एमसीक्यू नंबर 5, द यूनिट्स ऑफ डिके कांस्टेंट इज सेकेंड इनवर्स। जो यूनिट होता है डिके कांस्टेंट का सेकेंड इनवर्स होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है अगेन। ओके, ये ऑल एमसीक्यूज। सो एमसीक्यू नंबर 6, when a nucleus emits alpha particle, its atomic mass decreases by 4। जब एक न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल्स को निकालता है, इमिट कर देता है, सो जो उसका एटॉमिक मास होता है वो कितना कम हो जाता है, 4 टाइम्स। ओके, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीजेस बाय 4। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज 1620 years। मींस की जो हाफ लाइफ होती है रेडियम 226 की वो होती है 1620 years। ओके, एमसीक्यू नंबर 8, कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज कवर्ड बाय आयोडीन 131। मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि जो थायराइड ग्लैंड का कैंसर होता है उसको कवर किससे किया जा सकता है, आयोडीन 131 से। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 9, द डेड टाइम ऑफ गीगर मलर काउंटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड। जो डेड टाइम होता है गीगर मलर काउंटर का वो इक्वल होता है 10 टू पावर माइनस 4 सेकेंड। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 10, द एवरेज ऑफ द बैकग्राउंड रेडिएशन टू विच वी आर एक्सपोज्ड पर ईयर 2 MSV। जो एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन होती हैं टू विच वी आर एक्सपोज्ड पर ईयर होती हैं 2 MSV। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 11, अ पार्टिकल इज मेड अप ऑफ 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क इज कॉल्ड प्रोटॉन। एक ऐसा पार्टिकल जो कि 2 अप क्वार्क्स और 1 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है वो होता है प्रोटॉन। ओके, एमसीक्यू नंबर 12, क्यूरीज लार्ज यूनिट व्हिच इक्वल्स टू डैश डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। क्यूरी एक बहुत बड़ा टेम्परेचर यूनिट है और किसके इक्वल होता है, 3.7 क्रॉस 10 टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के। ओके, सो एमसीक्यू नंबर 13, द पार्टिकल्स इक्वल ऑन मास और ग्रेटर देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड बैरियंस। ऐसे पार्टिकल जो प्रोटॉन के मास के इक्वल होते हैं या उनका मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है तो वो पार्टिकल्स होते हैं बैरियंस। नाउ एमसीक्यू नंबर 14, अ पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क मेक अ मेसॉन। क्वार्क और एंटी क्वार्क का जो पेयर होता है वो क्या बनाता है, मेसॉन। ओके, एमसीक्यू नंबर 15, विच ग्रुप बिलोंग्स टू हेड्रॉन्स। कौन सा ग्रुप जो है वो हेड्रॉन्स के ग्रुप से बिलोंग करता है, सो आंसर है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Which group belongs to hadrons, protons and neutrons? So MCQ number 16, the number of types of quarks is 6। कितने किस्म के quarks होते हैं, quarks की कितनी types हैं, so आंसर है 6। Absorbed dose, DOSE dose की स्पेलिंग आप याद कर ले। Absorbed dose D, जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी डिफाइन कैसे की जा सकती है, is defined as E over M। MCQ number 18, a proton consists of quarks which are 2 up and 1 down। एक जो प्रोटॉन है वो कैसे क्वार्क्स पर मुश्तमिल होता है, 2 अप क्वार्क पर और एक 1 डाउन क्वार्क पर। ओके, तो स्टूडेंट्स पहले हमने देखा था कि एक पार्टिकल है जो कि 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से बनता है, तो वो था प्रोटॉन। अब सेकेंड टाइम उन्होंने ऐसे पूछ लिया है कि अगर एक प्रोटॉन है वो कैसे क्वार्क से बनता है, तो वो बनता है 2 अप क्वार्क से एंड 1 डाउन क्वार्क से। तो ये दोनों तरीकों से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। ओके, एमसीक्यू नंबर 19, विच वन इज द बेटर शील्ड अगेंस्ट गामा रेज। कौन सा ऐसा मटेरियल है जो कि गामा रेज के अगेंस्ट बेटर शील्ड हमें देता है, वो है लेड। ओके, सो आंसर है लेड।
So MCQ number 20, the bombardment of nitrogen with alpha particles will produces proton. जो bombardment होती है नाइट्रोजन की अल्फा पार्टिकल्स के साथ, वो प्रोड्यूस करती है प्रोटॉन को. Okay, so MCQ number 21, the force which is responsible for breaking up of the radioactive element is weak nuclear force. तो स्टूडेंट्स की भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है कि वो कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से हम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स कि उसको भी तोड़ सकते हैं. सो आंसर है वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो आपने इसके लव्स में नहीं, वर्ड को नहीं देखना कि वीक न्यूक्लियर फोर्स है और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को जो है वो ब्रेक कर देगी. ये आंसर यही है कि जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए. सो आंसर है वीक न्यूक्लियर फोर्स. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट कर लिए सेकेंड ईयर फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर नंबर 17 से लेकर चैप्टर नंबर 21 तक. और इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज. ओके, इसकी प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है और इसी प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको अवेलेबल होंगे. उन पे भी वीडियो लेक्चर रेडी है, तो आपने उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी है. इट्स मींस कि अगर आपने इनकी प्रिपरेशन कर ली तो इसका मतलब आपकी 100% प्रिपरेशन है आपके एग्जाम्स की. ओके, तो वीडियो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो लेक्चर की अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके और आपसे कोई भी लेक्चर मिस ना हो. अल्लाह हाफिज.